हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है, फिर ये क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत से बच्चे इसको शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, जब बिजनेसमैन अपना कैश बुक मेंटेन करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। तो कैश बुक में ध्यान दीजिए, मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, कैश कॉलम की नहीं, ठीक है। बैंक कॉलम मींस जब कैश बुक का बैंक कॉलम मेंटेन किया जाता है, मींस जितने भी चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जितना भी पेमेंट रिसीव होता था उसको कैश बुक के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते थे और जितना पेमेंट करते थे उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते थे। इसको हमने सीखा था पिछले वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक में, जो बैंक कॉलम से रिलेटेड था। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहां से आप देख सकते हो। तो अगर आपका कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो BRS आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कैश बुक के डेबिट साइड में क्या होता था, ऑल रिसीट्स मींस जितना भी आपको चेक रिसीव्ड होता था या जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह होते थे उसकी रिसीप्ट साइड में क्या करते थे, डेबिट साइड में पोस्ट करते थे। और जितना पेमेंट होता था उसको हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते थे, ठीक है। और लास्ट में क्या करते थे, रिसीप्ट साइड में से टोटल पेमेंट को माइनस कर देते थे। तो जो बचता था उसको हम लोग बाय बैलेंस CD कर देते थे और नेक्स्ट मंथ में वो क्या हो जाता था, टू बैलेंस BD हो जाता था। इतना तो हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, बिजनेसमैन ने पूरा अपना बैंक अकाउंट में सब सिस्टम मेंटेन किया हुआ था, लेकिन एक दिन वो पहुंचे बैंक, तो इनके अकॉर्डिंग बैलेंस शो कर रहा था कितना, 2 लाख जो है अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा था। कितना शो कर रहा था, 2 लाख रुपए। और ये जब बैंक पहुंचे जो है अपना पासबुक लेके मेंटेन कराने के लिए, तो वहां पे इनका बैलेंस दिख रहा है 1,57,000। मींस कैश बुक में इनका बैलेंस शो कर रहा था 2 लाख रुपए, लेकिन जब ये बैंक पहुंचे अपना पासबुक प्रिंट कराने के लिए, बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए, तो वहां पे इनके अकाउंट में बैलेंस दिखा कितना, 1,57,000 मींस 1,57,000 रुपए है वहां पे बैलेंस हुआ। अब इनका दिमाग खटक गया, अरे भाई ये क्या हो गया, मैंने तो 1-1 रुपए का हिसाब रखा हुआ है, फिर ये क्यों गड़बड़ हो गया। जितना मैंने पेमेंट किया उसकी भी पोस्टिंग की, जितना रिसीव किया उसकी भी पोस्टिंग की, किसको किसको चेक दिया, किससे किससे चेक लिया, सबका रिकॉर्ड इनके पास था। लेकिन बावजूद इसके बैलेंस मेंटेन, मतलब बैलेंस जो है सेम शो नहीं कर रहा था। मींस यहाँ का बैलेंस कुछ और कैश बुक का और बैंक के पासबुक का बैलेंस कुछ और। अब इनका दिमाग ठनक गया, भाई अब क्या करें। तो अब ये क्या करेंगे, बैंक वाले से पूछेंगे भाई मुझे दिखाइए स्टेटमेंट वगैरह क्या है, दिक्कत कैसे है। अब उन्होंने क्या किया, प्रिंट आउट करके निकलवा लिया। प्रिंट आउट करके निकलवाने के बाद जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह आ गए कि ये देखिए ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो वो सब पॉइंट्स क्या क्या है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं और ध्यान से सुनिए। BRS कब बनता है, जब बिजनेसमैन के कैश बुक का बैलेंस और बैंक के पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता। मींस जब कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों मैच नहीं करता है, तो उसी को रेक्टिफाई करने के लिए, उसी को जो है सही करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस वगैरह क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है आपका डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में अगर टाइम गैप हो जाता है या कुछ टाइम ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उसका पहला कारण जो है वो है आपका चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। ध्यान समझिए इसका मतलब क्या हुआ। आपने क्या किया, 3 पर्सन आए थे आपके पास, 3 लोगों को चेक काट के आपने दे दिया, ये लो 10,000 का तुम, 5,000 का तुम, 5,000 का तुम, ठीक। 3 लोगों को आपने 20,000 का चेक दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने जब चेक पेमेंट किया तो तुरंत कैश बुक के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, भाई रमेश, भाई सुरेश, भाई महेश। 3 लोगों का आपने दिखा दिया कि एक जन को 10,000, फिर एक को 5, एक को 5 करके 20,000 आपने माइनस कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ क्या, जब वो चेक लेके गए
तो उस पर अब तो पता है कि चेक का जो है ड्यूरेशन कितना होता है, 3 महीने होता है, मतलब डेट पड़ा हुआ है 3 महीने तक आप उसको बैंक में प्रेजेंट कर सकते हो, उसके बाद वो चेक जो है रद्दी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वो क्या किए, रखे हुए थे घर पे, ले जाके चेक, और चेक कहीं से कट फट गया या किसी वजह से 2% तो बैंक पहुंचे, 2% बैंक पहुंचे और पैसा जो है निकाल दिया आपके अकाउंट से, लेकिन 1% जो 5000 का चेक जिनके पास था वो बैंक नहीं पहुंचा। अब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, यहां से आपने कैशबुक से क्या किया, 20,000 पूरा माइनस किया हुआ था, लेकिन बैंक से कितना डिडक्ट हुआ, ओनली 15,000 ही डिडक्ट हुआ, ठीक है। 5,000 आपका जो चेक दिए थे एक मिस्टर को, वो वहां पहुंचे ही नहीं चेक से पैसा निकालने के लिए, तो अब आपके बैंक अकाउंट से 5,000 डिडक्ट होगा, नहीं होगा, लेकिन यहां से आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, ये जितना अमाउंट यहां से आपने माइनस कर दिया था लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, तो ये 5,000 क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, किस कंडीशन में, जब हम लोग बीआरएस बनाएंगे, कौन से बेसिस पे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट या तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दोनों एक ही मतलब है। तो वहां पे आप क्या करोगे, इसको प्लस आइटम में आप शो कर दोगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है, आगे मैं अभी आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा और कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर, ठीक है, कि चेक अगर इशूड आपने किया लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है आपका, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब ये क्या हुआ, ध्यान से समझिए, आपको किसी पर्सन ने जो है 10,000 का चेक दिया हुआ था, आपने क्या किया, 10,000 का चेक रिसीव हुआ, तुरंत बैंक में भेजा और उसको कैश बुक के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, मिस्टर एक्स मान लीजिए है, मिस्टर एक्स से आपको 10,000 का चेक मिल गया था, आपने कैश बुक के डेबिट साइड में पोस्ट कर लिया और यहाँ 10,000 रुपये प्लस कर लिए। अब उस चेक को आपने भेजा, बैंक की क्रेडिट कर दो, लेकिन बैंक में क्या हुआ, वो चेक आपका क्रेडिट ही नहीं हुआ। अब क्या होगा, तो यहाँ पे तो आपका बैलेंस बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, आपका बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप माइनस आइटम में करोगे, मींस आपने यहाँ पे बढ़ा लिया लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ा, इसलिए यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे, माइनस आइटम में, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। डिसऑनर क्या होता है भाई, अब एक पर्सन ने आपको 50,000 का चेक दे दिया, आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, ठीक है, और उसको आपने चेक भेजा जो है, चेक डिसऑनर हो गया, मतलब उनके अकाउंट में 50,000 रुपीस था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है 50,000 का पेमेंट तो हो नहीं पाएगा। अब क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर वाले कंडीशन में क्या होगा भाई, अब क्या हुआ, यहाँ बढ़ा हुआ है, बैंक में बढ़ा नहीं है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो ये भी पॉइंट आपका क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको बैंक ने 2,000 रुपये जो है क्या किया, बैलेंस में जो इंटरेस्ट बन रहा था वो 2,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब 2,000 रुपीज आपके क्या हुए, बैंक अकाउंट में क्रेडिट तो हो गए। अब ये बताइए यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2,000 रुपीज यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे। जब बीआरएस बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अब ये समझिए ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसमें ओवरड्राफ्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है माइनस बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अगर आपका माइनस बैलेंस है तो वो होता है ओवरड्राफ्ट। मीन्स ये क्या होता है, करंट अकाउंट होल्डर जो भी बैंक के होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है, उन लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वगैरह मिलती है। तो ओवरड्राफ्ट वाले कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है तो भी आप जो है कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो जितना आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लोगे वो क्या हो जाएगा, आपका ओवरड्राफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 10,000 है लेकिन आपको तत्काल जो है क्या है 25,000 की जरूरत है, तो आप अगर 25,000 जो है विड्रॉ कर लेते हो बैंक मैनेजर से बात करके,
तो उस कंडीशन में 15,000 का आपका क्या हो जाएगा, माइनस बैलेंस हो जाएगा। मींस बैलेंस था आपका कितना से 10,000 और आपने विड्रॉ कितना कर लिया 25,000, तो 15,000 का माइनस बैलेंस हो गया, वही होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है, बिजनेसमैन की लायबिलिटीज होती है। तो अब ध्यान दीजिए, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये तो उधार हो गया, अब इस पे अगर इंटरेस्ट लगेगा तो ये बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, घाटे वाली बात है कि नहीं। माइनस बैलेंस है, माइनस बैलेंस पे अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो बैलेंस और माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। माइनस बैलेंस मतलब 15,000 रुपए के एक तरीके से आपके पास लोन है 15,000 का, और उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया, अपना बैंक चार्जेस, बैंक जो भी है मेंटेनेंस के एनुअल चार्जेस वगैरह काटता है या कुछ कमीशन वगैरह भी काटता है, तो ये सब अगर ये डिडक्ट करेंगे तो अब इससे क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट तो हमारा माइनस हो गया, लेकिन यहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला। तो जब पता चलेगा तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। अब कोई कस्टमर था जिसके पास आपका क्या था, बैंक अकाउंट का डिटेल था, वो गया डायरेक्ट, जो आपको पेमेंट आके देने वाला था वो क्या किया, ले जाके डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, बैंक अकाउंट तो बढ़ गया भाई, बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आया। तो अब आप क्या करोगे, ये जो 10,000 रुपीज क्रेडिट हुआ है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ध्यान दीजिए, अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, इन सब चीजों में कोई भी बिजनेसमैन अगर कुछ पैसा लगाया हुआ है और वहां से क्या होता है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है या शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है और वो डायरेक्ट बैंक कलेक्ट कर लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तब ना भाई प्लस किया जाएगा। तो ये भी डिफरेंस मतलब होने का एक कारण होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ा लेंगे। फिर अगला पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। आजकल आप लोगों ने देखा है बहुत से लोग जो है ईएमआई पे सामान लेते हैं, ठीक है, ईएमआई वगैरह है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है या म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे करना है, इसके लिए क्या कर देते हैं, वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से बैलेंस कटवा देते हैं। अगर मान लीजिए एसएमएस, अब तो मान लीजिए क्या है कि बैंक से कोई भी अमाउंट डिडक्ट होता है तो तुरंत जो है एसएमएस आ जाता है, लेकिन अगर ये चीज पहले तो होता नहीं था, तो पहले नहीं होता था तो ये सब अगर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाता था तो बैंक से तो क्या हुआ, बैलेंस माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका बैलेंस माइनस नहीं हुआ क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं, तो इसकी वजह से भी क्या होता था, बैलेंसेज में डिफरेंस क्रिएट हो जाता था। तो जब ये बात आपको पता चलेगी कोई पेमेंट बैंक अकाउंट से हो गया है तो यहाँ से भी क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमने क्या बता दिया आपको, टाइम गैप की वजह से रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन कुछ होता है आपका क्या, जो ओमिटेड हो जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन ओमिट मतलब छूट जाता है, आप पोस्ट ही नहीं कर पाते। जैसे किसी को चेक आपने पेमेंट किया लेकिन आपने उसकी पोस्टिंग ही नहीं की, तो अब क्या होगा भाई, चेक तो आपका गया और बैंक अकाउंट से माइनस हो गया बैलेंस, यहाँ से माइनस नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से माइनस कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई चेक आप जो है कलेक्शन के लिए भेजते हो लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हो, कैश बुक में पोस्ट ही नहीं करते, तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस आपका नहीं बढ़ेगा लेकिन बैंक में बैलेंस बढ़ गया, तो जब बाद में पता चलेगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स वगैरह जो भी थे उसको डिस्कस कर लिया है कि कौन सा डिफरेंस का कारण होता है जिसकी वजह से बैंक का पासबुक और बिजनेस बैंक का कैश बुक का बैलेंस जो है मैच नहीं करता, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जानने के लिए आप लोगों को वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तो अगर अभी तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का हो जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर नहीं पसंद आया है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके।